हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये जो टीनेज होती है ना, वो हम पे बहुत इफ़ेक्ट डालती है। हम बगैर ये सोचे समझे कि इन फ्यूचर हम क्या करना चाहते हैं, टीनेज में जो भी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, हम अक्सर अपने जीवन की दिशा उसी से तय कर लेते हैं। आप सभी समझ के होंगे कि शायद आज का हमारा टॉपिक टीनेज से रिलेटेड हो। बिल्कुल सही, क्योंकि आज हम फणीश्वर नाथ रेणु जी के एक ऐसे उपन्यास की बात करने जा रहे हैं जो उनका फेमस लघु उपन्यास है। साथ ही साथ वो किशोर जीवन के संघर्ष की उन दिनों की कहानी है जब आज़ादी के दिनों में अपनी आज़ादी पाने के लिए किशोर बच्चों ने बहुत सारे बलिदान किए थे। आज हम बात करेंगे कितने चौराहे। ये रेणु जी का बहुत फेमस उपन्यास है और इसे उन्होंने एक शहीद किशोर ध्रुव कुंडू को समर्पित किया है। मैं एक दो लाइन उनकी बताना चाहूँगी। किशोर शहीद ध्रुव कुंडू को उन्होंने कहा, आगे मत बढ़ो, लौट जाओ। तुमने कहा, झंडा फहरा कर ही लौटूंगा। उन्होंने कहा, गोली मार दूंगा। तुमने छाती तान दी। झंडा तुमने फहराया। उन्होंने गोली दागी, गोली दाग दी। रेणुदा। इस उपन्यास में बहुत दर्द भी है और बहुत रोचकता है। रोचकता इसलिए कि दर्द का रोचकता से कोई मेल तो नहीं है, पर रोचकता इसलिए कि उस किशोर के साथ हम उसके जीवन में बढ़ते जाते हैं और उसी की उधेड़ बुन में, उसी के जीवन पलों में हम भी कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं। इस उपन्यास को बहुत शॉर्ट में कहना मेरे लिए बहुत पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में कहना होता है। शायद एक वीडियो की भी वो नीड होती है। ये उपन्यास का जो मेन हीरो है इस उपन्यास का, वो है मनमोहन। मनमोहन एक किशोर बालक है जो कि अपने गांव से बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत रचा बसा है अपने गांव में। उपन्यास की शुरुआत होती है जाड़े की एक सुबह से, एक कलसाई से सुबह से। जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से भाप निकलती है, जिसके लिए लेखक ने लिखा है कि मानो सभी वहाँ पे हुक्का और बीड़ी पी रहे हों, कुछ इस तरह से भाप निकलती है। कुछ बच्चे पास में अलाव पर आकर शकरकंद को सेक रहे हैं, वो गरम गरम सी सौंधी सौंधी सी खुशबू। उन्हीं के बीच में बैठा हुआ है मनमोहन। मनमोहन थोड़ा सा दुखी है, थोड़ा सा व्यथित है, इसलिए कि उसके जीवन में एक खुशी है कि उसे अपर प्राइमरी में स्कॉलरशिप मिली है, पर दूसरी चीज़ ये कि उसके पिता ये नहीं चाहते कि वो वापस गांव में ही पढ़े। वो चाहते हैं कि उनका बेटा शहर जाकर पढ़े, आम गांव वाले बच्चों की तरह ना बने और एक नामी वकील बने। मनमोहन अपने गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार होता है। उसके परिवार में उसके पिता, उसकी छोटी बहन पुष्पी, उसकी माँ और उसके काका हैं। मनमोहन की माँ बहुत सेंसिटिव लेडी है और मनमोहन के पैदा होने से पहले उसने ऑलरेडी अपने 3 बच्चों को खो दिया था बीमारी में। इसलिए जब मनमोहन होने वाला था तो वो बहुत डरी हुई थी और उसने सपने में देखा कि एक बूढ़े बाबा जो जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, जो जटाधारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम इस बच्चे को अपना बच्चा मान के रखोगी तो मैं इसे भी लेता जाऊंगा। और उस सपने का इतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट उन पर पड़ता है कि वो मनमोहन को हमेशा ऐसे ट्रीट करती हैं कि जैसे वो उनका सगा बच्चा ना होकर सौतेला बच्चा हो। शायद यही वजह है कि मनमोहन हमेशा उसका बचपन ननिहाल में ज़्यादा गुजरा, तो वो अपनी माँ को और माँ के व्यवहार से उनको बहुत ज़्यादा करीब नहीं पाता है और अपने भाई बहनों कज़न्स की तरह वो उन्हें मौसी कहकर बुलाता है। अपनी माँ के अपेक्षा मनमोहन को अपने काका से बहुत प्यार रहता है। जब बच्चे रोते हैं तो माँ करते हैं, लेकिन मनमोहन काका करता था। काका से, पापा से, सबसे उसे बहुत प्यार मिलता है और वो अपनी गांव की जड़ों से बहुत जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में जब उसे बाहर पढ़ने के लिए जाना होता है तो अंदर ही अंदर वो बहुत डरा हुआ होता है। लेकिन अपने पिता के साथ वो उस जगह जाता है जिसे अररिया कोट नाम की शहर की एक जगह में वहाँ पढ़ने के लिए भेजा जाता है। उसके पिताजी यानी कि उसके बाबूजी ये चाहते हैं कि उसे बोर्डिंग में डाल दिया जाए, लेकिन मोहन के एक परिचित जो कि अररिया कोट के एरिया में रहते हैं, मोहरिल मामा, जो उसके कोई सगे मामा या किसी रिलेशन में नहीं आते थे, बट एक परिचित होने के नाते वो संबोधन देता था और वो उसी संबोधन के नाते उस परिवार में आते जाते थे। मोहरिल मामा अक्सर मोहन के पिताजी का काम कर रहे थे कचहरी का, जिसकी वजह से उसके बाबूजी हमेशा कभी उन्हें
कोई फसल, कोई गेहूँ, दाल, जो भी उनके वहाँ खेती में होता था उन्हें पहुँचा देते थे, जिससे वो बहुत खुश हो जाते थे और वो ये सारे काम करा देते थे। ऐसे में जब उन्हें पता चलता है कि मनमोहन शहर आकर पढ़ना चाहता है और उसके पापा उसे बोर्डिंग में रखेंगे, तो वो इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि जब मेरा घर है तो उसके रहते बच्चे को कहीं और रखने की क्या ज़रूरत है। मनमोहन के घर में भी सभी खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है ये बात जानकर कि मनमोहन किसी घर से जाकर किसी घर में ही रहेगा। सभी इसके लिए राजी हो जाते हैं और वो वहाँ से अपने उन मोहरिल मामा के घर चला आता है। जिस दिन वो अपने पिता के साथ आता है, उस दिन भी वो शहर के बारे में काफ़ी कुछ पहले से इतना जान चुका होता है कि उसे नयापन तो नहीं लगता, पर अंदर एक हिचक, एक डर लगती है कि वो कैसे सामना करेगा। जिस इंग्लिश मीडियम के स्कूल की बात कह के सब उसे डरा रहे हैं, क्या वो वहाँ पे कहीं पे भी एडजस्ट कर पाएगा? वो अपने हेडमास्टर को इंग्लिश में आंसर देने की कोशिश करता है, पर वो उसे नकारते हैं, वो उससे हिंदी में बात करते हैं। पहले दिन स्कूल का माहौल भी मनमोहन को बहुत अजीब लगता है। उसके हिस्ट्री के टीचर मोहम्मद हफीज़, जो हिस्ट्री से ज़्यादा फुटबॉल की बात करते हैं। उसके दो दोस्त, दो जो अभी बने नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब मिलकर उसे तंग करते हैं। उसे बहुत ही अजीब सा ये माहौल लगता है। शाम को वो बहुत निराश और उदास सा मोहरिल मामा के घर आता है, जहाँ उसके सोने की व्यवस्था भी बाहर की हुई है, क्योंकि उनकी वाइफ को, मोहरिल की वाइफ को उसका आना शायद पसंद नहीं था। रात उसकी बड़ी अजीबोगरीब बीतती है। वो बहुत अजीबोगरीब सपने देखता है और बहुत डर जाता है। सुबह जब वो उठता है तो मोहरिल मामा का बेटा मटरू उसे तंग करता है। वो अपना जानवर भी उसके पास छोड़ देता है, उसके नाक में रस्सी डाल देता है, जिससे वो छींकने लगता है, जिसकी वजह से उसकी मामी उसे चार बातें सुनाने लगती है। वो इस माहौल में बड़ा अनफिट सा हो जाता है। लेकिन जब उसके घर से खूब सारा सामान आता है खाने पीने का, खूब सारी मूंग की दाल, खूब सारा चावल, आलू, कई सारे किलो पतरस, पतरस यानी कि तेज पत्ता जो सब्जी में डालने के काम आता है, तो उसकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि इस बच्चे को अपने पास रखना तो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है सौदा, क्योंकि ये सामान आता जाएगा, और फिर वो उससे बहुत अच्छे से बिहेव करने लगती हैं। वहाँ पे मट्टू यानी मोहरिल मामा के घर उसे मट्टू नाम का भाई मिलता है, जो उसे तंग ज़्यादा करता है, उसके साथ कम होता है, लेकिन उसे मिलती है शरबतिया दीदी, मोहरिल की बड़ी बेटी। जब उसके काका आते हैं वहाँ से सारा सामान लेकर, तो बातों बातों में उसे शरबतिया दीदी का भी इतिहास पता चलता है। शरबतिया का जो हस्बैंड होता है वो पढ़ा लिखा होता है, और स्कूल में उस रोज पढ़ रहा होता है जब उनकी मैरिज होती है, लेकिन उसी के दौरान वो आज़ादी की लड़ाई में लग जाता है। आज़ादी की लड़ाई उसे इतनी प्रभावित करती है कि वो खद्दर पहनने लगता है और पढ़ाई लिखाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट जाता है, जिसका नतीजा ये होता है, जब साइमन गो बैक वाले नारे लग रहे थे उन दिनों, जब ये बातें चल रही थी आज़ादी की लड़ाई में, तो वो उस दौरान उसे अधिकारी, पुलिस वाले, दरोगा सब मिलके बहुत मारते हैं और जेल पहुँचते पहुँचते वो मर जाता है। इसलिए शरबतिया बहुत इन चीज़ों से घबराती है, चाहे स्वराज की बातें हों, आज़ादी की बातें हों, या कोई क्रांतिकारी विचार रखता हो। मनमोहन वहाँ पे एडजस्ट होने की कोशिश करता है। उसे वहाँ का माहौल अजीब तो लगता है और वो घबराता है और वो घर भी जाना चाहता है, लेकिन उसके बाबूजी उसे समझाते हैं। वहाँ रहकर उसे अपनी माँ की सारी अच्छाइयाँ याद आती हैं, अपनी छोटी बहन पुष्पी की याद आती है, और वो धीरे धीरे उस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जब मोहन बाहर की तरफ जाता है, नदी की तरफ फ्रेश होने नेक्स्ट डे, तो उसे वहाँ पे उसके कॉलेज, उसकी क्लास के ही दोनों लड़के मिलते हैं, एक रविंद्र और एक काली, जिसे प्यार से सब कालू कहते हैं, रविंद्र को रोबी। वो दोनों उसके बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं और उसे क्लास और स्कूल के बारे में सारी बातें समझा देते हैं, जैसा कि आमतौर पर दोस्त करते हैं कि इससे बात करना, इससे नहीं बात करना, ये सही है, ये मास्टर ऐसा है, इस टीचर का हमने ये नाम रखा, ये हमेशा खांसते तो हमने इनको खोखना कहा है, ये थूकते हैं तो थूकना कहा है। मतलब इस तरह की सारी बातें उस आंचलिक परिवेश में लिखी गई हैं, और ये लगभग हर बच्चे करते हैं, हम लोगों ने भी बहुत किया है। तो करना नहीं चाहिए वैसे, अपने टीचर्स का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, बट एक होता है क्लास का और बच्चों का माहौल, टीनेज होती ही इतनी मस्त है। उसी दौरान मनमोहन
की मुलाकात होती है प्रियव्रत से। प्रियव्रत वहाँ का एक बहुत फेमस सीनियर स्टूडेंट होता है। जब मनमोहन उसे पहली बार क्लास में देखता है तो वो सूत काट रहा होता है तकली पर। मनमोहन बहुत प्रभावित होता है, स्पेशली उसके कुर्ते को देखकर जिस पे एक छोटी सी चिप्पी जैसे लगा होता है और उस पे एक लेडी की फ़ोटो है जो कि जंजीरों में बंधी हुई, जो भारत माँ का सिंबॉलिक उसे बताया गया है, और उसके नीचे लिखा होता है वंदे मातरम। मनमोहन को ये बात बहुत अट्रैक्ट करती है, उसके अंदर कुछ अच्छा सा महसूस होता है। वो मन ही मन प्रियोदा से बहुत प्रभावित हो जाता है और उनके जैसा बनना चाहता है। धीरे धीरे मनमोहन के अंदर ये आग बहुत बढ़ने लगती है। गांव पे सब उसे मनमोहन का शॉर्ट फॉर्म मुनि जी कहकर पुकारते थे, लेकिन यहाँ पे सब उसे प्यार से मोना कहने लगते हैं। मनमोहन प्रियोदा के ग्रुप में शामिल हो जाता है। प्रियोदा बहुत एक अच्छा बच्चा होता है और वहाँ के सेकंड हैंड हेडमास्टर का बेटा होता है। बहुत साहसी भी होता है और पढ़ने में भी बहुत अच्छा होता है। वो पढ़ाई को बहुत प्राथमिक चीज़ मानता था और वो सारे अपने स्टूडेंट, सारे जूनियर्स को भी ये बात समझाता रहता था। वो सभी से बहुत प्रेम से मिलता था, लेकिन वो क्रांतिकारी भी था। वो अपने देश को आज़ाद कराना चाहता था। उन सबों ने मिलकर एक सन्यासी आश्रम में, जहाँ पे गुरु महाराज जी एक व्यक्ति थे जो हमेशा बच्चों को सही गाइडलाइंस देते थे, बच्चों की मदद करते थे, बच्चों की पढ़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वहाँ इन लोगों ने मिलकर एक किशोर क्लब बनाया था। किशोर क्लब की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई उसके अजीब तरह के मानदंड नहीं थे, लेकिन जो थे वो ये कि कोई गाली गलौज नहीं करेगा, सभी बड़ों का सम्मान करेंगे, सभी जानवरों का ख्याल करेंगे और अपने लिए, अपने संगठन के लिए वो प्रभात फेरी निकालेंगे, जन जन में जागरण करेंगे और मुठिया भीख मांग के अपना खर्चा चलाएंगे। इस संगठन का उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन मनमोहन के घर वालों को ये बात पसंद नहीं आती। यहाँ तक कि मोहली मामा की बेटी भी, शरबतिया भी बहुत दुखी रहती है कि कहीं ऐसा ना कोई घटना रिपीट हो। ये भी तो उसी क्रम दिशा में जा रहा है जिस तरफ से उसका पति आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान गंवा बैठा। वो बहुत डरती है और उसे समझाती भी है, लेकिन वो नहीं समझता। वो भी धीरे धीरे खद्दर पर आ जाता है, वो भी धीरे धीरे क्रांतिकारी हो जाता है, लेकिन अपनी पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करता। उन सबों का एक अच्छा सा ग्रुप बन जाता है, 7 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, जिसमें उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं जो अलग अलग परिवेश से आए होते हैं। चाहे वो सूर्य नारायण हो, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो भोला हो, सभी मिलकर अपने देश के लिए एक जज्बा रखते हैं। पहले तो मनमोहन थोड़ा सा शांत होता है और किसी भी तरह की आज़ादी की लड़ाई में नहीं लड़ता। वो डरता है क्योंकि उससे घर वाले भी कहीं ना कहीं रोकते हैं और वो भी तय नहीं कर पाता है कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है। ऐसे में एक दिन गांधी जी को जेल हो जाती है, जगह जगह आंदोलन छिड़ जाता है। मनमोहन के स्कूल पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। प्रियोदा से समझाता है कि हम सब तो हड़ताल करेंगे, लेकिन कुछ विशेष बच्चे जो जिनकी फ़ीस माफ़ होती है, जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, या जो इस पछड़े में नहीं पढ़ना चाहते, वो तो स्कूल जाएंगे, बट हम सब हड़ताल करेंगे, तुम सोच लो। प्रियोदा की बात उसे बहुत अजीब लगती है। क्या वो उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि वो अपने देश को प्यार करता है? वो इस चीज़ को साबित करना चाहता है, साबित करता है और वो उस हड़ताल में शामिल हो जाता है। जब सारे बच्चे एकजुट हो जाते हैं और स्कूल के खिलाफ हो जाते हैं, जो कि स्कूल के जो संस्थापक होते हैं मिस्टर लूकस, उन्हें ये बात बड़ी नागवार गुजरती है और वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। वो स्ट्रिक्ट आदेश दे देते हैं कि सारे बच्चों को मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। देर सवेर सारे बच्चे डरकर माफ़ी मांग लेते हैं। नहीं मांगते तो वही 7 बच्चे, जिनके दल में मनमोहन भी था, प्रियोदा का वो ग्रुप। इसकी सज़ा भी मिलती है। इन बच्चों को बेत लगती है, बेत यानी पिटाई होती है हाथ पर, पीठ पर। तो सारे बच्चे तो बहुत बहादुरी से चलते हैं, बट मनमोहन इसके लिए बहुत नया था, बहुत कोमल था, अभी छोटा था, लेकिन वो हिम्मत करके आगे जाता है और वो भी मार खाता है। उसकी आंखों में जो एक गुस्सा था, एक तेज था, या अपने देश के लिए जो प्यार था, लोगों तक वो बात पहुंची। जब उसका खून बहा तो सबने उसे बहुत अप्रिशिएट किया कि तो बहुत वीर बालक है, सब उसे वीर बालक कहने लगे। उसका गला बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा गाता था, तो प्रभात फेरी में भी वो आगे आगे रहने लगा और अचानक ही एक हीरो की तरह वो प्रियोदा के ग्रुप में सम्मिलित हो गया।
सभी उसे बहुत प्यार करने लगे। मोहन के काका को ये बात अच्छी नहीं लगी। पहले तो उन्होंने बहुत समझाया कि तुम साधु सन्यासी के चक्कर में पड़ गए, वो पूरा माइंड मोटिवेट कर देते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे लेते जाते हैं, ऐसे मत करो वैसे मत करो, समझाया। पर जब वो यहाँ आए मोहन के पास अररिया कोर्ट, जब उन्होंने उसका सारा माहौल देखा, उसकी इच्छा देखी, उसकी सोच देखी, उन बच्चों की मेहनत देखी, उन बच्चों की सोच और लगन देखी, तो देश प्रेम के इस लगाव से वो भी पीछे नहीं रह पाए। और ना जाने कब वो मोहन को समझाते समझाते उसी मतलब फ्लो में बढ़ गए वो भी, और वो भी देश के नाम पर अपनी आज़ादी की लड़ाई में अपने हिस्से का योगदान देने लगे, और उन्हें भी जेल हो गई। मोहन को अपने काका पे बहुत गर्व था। मोहन ने धीरे धीरे इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, दौर बढ़ने लगा, बदलने लगा। इसी दौरान मोहन की सारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत छोटी सी प्यारी सी स्टोरी है मोहन के एक लगाव नीलू से। नीलू एक बहुत प्यारी सी लड़की है जिसकी मोहन से दोस्ती होती है। वो मोहन की सारी चीज़ों को समझती है, और उन दोनों का एक छोटा छोटा, एक पहले ज़माने का मुँह खामोशा लगाव आगे बढ़ता रहता है स्टोरी में। पर मोहन भटकना नहीं चाहता था। इसी दौरान उसके वहाँ उसका एक छोटा भाई भी होता है, जनमोहन, जिसको सब प्यार से, इसको मुनि जी कहते थे तो उसको गुनी जी कहने लगे। मोहन खुश था, और इस सारे दौरान में भी वो अपने घर को नहीं भूला था। उसे जब मौका मिलता वो अपने गांव जाता, बहुत अच्छे से रहता, बहुत एंजॉय करता, अपने परिवार को फील करता, उसके प्रति अपने प्यार को महसूस करता, अपनी फसलों, अपने खेतों को बहुत प्यार करता। लेकिन वो अपने देश से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। ना वो पढ़ाई में लापरवाही करता था, ना वो अनुशासन में लापरवाही करता था, लेकिन अपने देश के लिए हमेशा डटा रहा। इसलिए जब भगत सिंह को और उनके दोस्तों को फांसी हुई, तो जब हड़ताल हुई, तो किसी ने भी किसी बात का विरोध नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उस वक्त तक देश में एक आज़ादी की लहर दौड़ चुकी थी। लोगों ने बहुत त्याग किया था, बीच में भूकंप आया, और इन लोगों ने, इन बच्चों ने बहुत सारी सेवा करी। उस दौरान मनमोहन और उसके सारे दोस्तों ने ज़िंदगी की सच्चाइयों को बहुत करीब से देखा। लोग कैसे मरते हैं, कैसे मलबों के तले दबे रहते हैं, कैसे। और वो दौर एक ऐसा दौर था जब उसे हर मेल में अपने पिता, अपने काका नज़र आते हैं, हर वोमन में अपनी माँ नज़र आती है, हर लड़की में अपनी बहन नज़र आती है। तो इस बात का मतलब ये है इस कहानी में कि जब हम अपनी सोच से ऊपर उठकर सोचने लगते हैं, हम अपनी सोच से आगे बढ़ जाते हैं, हम समाज के लिए सोचने लगते हैं, जब मैं मेरा नहीं रह जाता, जब हम हो जाते हैं, जब आप अपने देश के लिए सोचते हैं। मनमोहन की ज़िंदगी में भी वही दौर था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज़ादी की लड़ाई चलती है, और एक दिन ऐसा आता है कि जब बहुत जन आंदोलन छिड़ा होता है और अंग्रेज़ सामने होते हैं। इन दोस्तों में, जो कि 7 से अब 9 हो चुके थे, नवरत्नों के नाम से मशहूर हो चुके थे, इन दोस्तों ने ठाना कि किसी भी कीमत पर वो अपने तिरंगे को गिरने नहीं देंगे। इन लोगों ने आपस में तय कर लिया कि प्रियोदा से गिरेगा तो इब्राहिम लेगा, इब्राहिम से गिरेगा तो भोला लेगा, भोला से गिरेगा तो मनमोहन लेगा। सब ने आपस में तय कर लिया कि मर जाएंगे लेकिन झंडे को ज़मीन पर नहीं गिरने देंगे। ये क्रम चलने लगा। प्रियोदा को गोली लगती है। धीरे धीरे करते करते सारे पांचों गिर जाते हैं ज़मीन पर। और जब मनमोहन की बारी आती है, जब भोला उसे झंडा लेने के लिए पुकारता है कि मनमोहन अब तुम्हारी बारी है, और वो आगे बढ़ता है, तो नीलू उसे रोक लेती है, उसे बांध लेती है, कहती कि वो नहीं जाने देती उसे। वो कहीं पर छोटा सा कमज़ोर पड़ जाता है, और वो झंडा दूसरा भोला अपने हाथ में ले लेता है, और वो पांचों शहीद हो जाते हैं। प्रियोदा की अंतिम इच्छा थी कि जब उनमें से कोई भी एक बच जाए तो सारी चिताओं को आग वही लगाएगा। जब मनमोहन इन चिताओं को आग लगाता है तो उसके दिल में बहुत गिल्ट होता है, बहुत गिल्ट होता है कि क्यों उसे नीलू ने रोक लिया। वास्तव में वो नीलू को दोष नहीं देता है, वो दोष खुद को देता है कि वो क्यों रुक गया, क्यों नहीं वो आगे बढ़ा, क्या उसके देश प्रेम में कोई कमी थी। ये गिल्ट उसे जीने नहीं देता, और वो धीरे 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 संन्यास प्रस्थ की ओर बढ़ जाता है और सन्यासी हो जाता है। ये पूरी स्टोरी किसी फ्लो में चलती है, मोहन के टीनेज से लेकर उसके बड़े होने तक और उसके सन्यासी होने तक। मोहन का ये गिल्ट
उसे जीवन भर जीने नहीं देता है। वो बहुत अशांत रहता है, अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता कि उसने सही नहीं किया। वो नीलू को उतना दोष नहीं दे पाता क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर की कोई कमजोरी थी जो उस पर हावी हो गई, उसे ऐसा लगता है। और फिर उस उपन्यास का लास्ट पन्ना, जिसकी मैं डेट आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, उस तरह से याद भी नहीं रहती। ये पेज नंबर 25वां इसका एक हिस्सा है कि काल 1965 सितंबर, स्थान देहरादून स्टूडेंट्स होम। 300 किशोर बालकों की सामूहिक प्रार्थना का स्वर गूंज रहा है। स्टूडेंट होम सेक्रेटरी स्वामी सच्चिदानंद अपने दफ्तर में बैठकर एक सचित्र साप्ताहिक पत्रिका पढ़ रहे हैं। रेडियो से अमरवाणी कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की वाणी प्रसारित की जा रही है। राष्ट्रीय संकट की घड़ी में स्वामी जी की वाणी का सही अर्थ समझ में आता है। लड़ाई थम चुकी है, यानी कि देश आज़ाद हो चुका है। सच्चिदानंद महाराज लड़ाई में वीरगति पाए हुए कच्चे कच्चे नौजवानों की तस्वीर नहीं देख सकते। आंखें छलछलाकर भर आती हैं और तस्वीरें अस्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो उनमें खुद को देखते हैं, उस दौर को देखते हैं जो उन्होंने जिया, और उसको भी जो जिसके लिए वो खुद को माफ़ नहीं कर पाए। वो समाचार पढ़ रहे हैं। एक तस्वीर के नीचे लिखा है 15 सितंबर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जे मोहन ने शत्रु के व्यूह पर आक्रमण कर दिया और वो वीर गति को भी प्राप्त हुआ। ये पढ़कर उनके मन को बहुत संतोष होता है। लगता है जैसे वर्षों का पाप अंदर से धुल गया, क्योंकि वो और कोई नहीं, उन्हीं का छोटा भाई गुनी जी जो वीरगति को प्राप्त हुआ। उन्हें दुख तो होता है कि उस अपनी माँ के पास वो भी नहीं है और अब गुनी जी भी नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाए वो उनके भाई ने कर दिया और उनका अपराध बहुत कुछ कम हो गया। वो अपने आप को माफ़ कर पाए। उसकी शहादत से वो कहीं ना कहीं उस प्राउड को महसूस कर पाए जो शायद वो अपने लिए चाहते थे। जीवन भर का जो मलाल था वो इस बात ने हल्का कर दिया और वो फिर से एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी से जुड़कर इसी तरीके साथ लोगों में अपनी नई शिक्षा बांटने जुट जाते हैं। सच्चिदानंद महाराज यानी हमारा मनमोहन। बहुत प्यारी उपन्यास है। एक टीनेज के बच्चे के मन भाव कैसे चेंज होते हैं, कैसे उस पर छाप पड़ती है, कैसे वो सोचता है, कैसे वो एक पल में कोमल होता है, एक पल में बहुत बहादुर सा हो जाता है। बहुत अच्छा लिखा है। इनके सारे रेणुदा के सारे उपन्यासों की तरह ये भी आंचलिक है और वहीं उत्तरी बिहार का हिस्सा है। लोकगीतों का वही मिश्रण है। कुछ न कुछ गीत चलते रहते हैं, किसी न किसी बहाने शायद उन्हें लोकगीतों की गूंज, वो शब्द, वो आंचलिक भाषा बहुत पसंद है, जो उनके सभी उपन्यासों में उसकी छाप देखने को मिलती है। इस उपन्यास में भी है। और इस उपन्यास की जो उनके और उपन्यासों में भी मैंने महसूस की, लेकिन इसमें भी है और बहुत अच्छी सी है कि जो प्योर शब्द होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, उनको जब ग्रामीण भाषा में बोलते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे टिकट को टिकस और स्कॉलरशिप को स्कॉलरशिप करके, और विलायत को विलायत। तो ये बहुत सारे प्यारे प्यारे से शब्द हैं। खुद उनके पिताजी भी कहते हैं कि अगड़म बगड़म सामान इधर उधर रख दो, उर्दुल खुर्दुल टाइप का। तो इसे बताने में उतना नहीं समझाया जा सकता, लेकिन जब आप इसे पढ़ते हो ना, इसमें डूब कर पढ़ते हो, तो आप उन सारे शब्दों से एक सार हो जाते हो, जो शायद आपके परिवेश के हो ना हो, आपको समझ में आए ना आए। चाहे वो बंगला भाषा कहीं पर लिखी गई हो, या चाहे वो भोजपुरी का पुट हो, गांव का पुट हो, या खड़े शब्द ना हो, पर आपको सब समझ में आता है। स्पेशली स्टूडेंट से मैं कहूँगी ये उपन्यास ज़रूर पढ़ना, और टीनेजर स्टूडेंट से भी ये कहूँगी कि हमेशा जब भी आप कोई निर्णय लेते हो लाइफ का, तो बहुत आगे का भी सोचना। आप क्या करना चाहते हो, उसके पॉजिटिव नेगेटिव, उसको दूर तक एक बार सोचना ज़रूर। उसके बाद अपनी लाइफ डिसाइड करना कि हमें क्या पढ़ना है। एक ढर्रे पे कभी मत चलो, हमें PCM लेना है, हमें मेडिकल लेना है, हमें NDA करना है ना। खुद को क्या अच्छा लगता है, जो खुद को अच्छा लगता है वो करोगे तो वो हमेशा आगे बढ़ाएगा। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ तय करते हैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना। ये मेरी सलाह है और रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि सबके पॉजिटिव नेगेटिव सोचना।
तुम्हें क्या अच्छा लगता है करना वो करना, तो फिर ज़रूर सफल होगे। इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ना। हम लोग फिर जल्दी नए उपन्यास के साथ मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।